हेलो स्टूडेंट्स। हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हम आर्टिकल्स रिलेटेड टू सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को स्टडी कर रहे थे। स्टूडेंट, इसमें कुछ आर्टिकल्स बच गए थे तो उसको हम अपने इस लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट, जो हमारा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टार्ट किया था, इसके आर्टिकल्स को, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था आर्टिकल 268, जिसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 268 के अंदर ऐसी ड्यूटीज़ को रखा गया है, ऐसी ड्यूटीज़ और ऐसे टैक्सेस के लिए प्रोविज़न्स बनाया गया है जिनको कि यूनियन के द्वारा लेवी किया जाता है, यूनियन के द्वारा इम्पोजिशन किया जाता है, और उनका जो कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन है, जो कलेक्शन और कंजम्पशन है, वो स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। और स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आर्टिकल 268 है उसमें हम जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में, चेक्स में, प्रोमिसरी नोट्स में, पॉलिसीज़ ऑफ इंश्योरेंस और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं वो सभी इस अंडर आर्टिकल 268 के अंदर आते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 268A। इसको जो कि जो हमने बताए थे कि जो 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 है और जो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 है, जिससे कि जीएसटी, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इन दोनों इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू ये जो आर्टिकल 268A है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया और इसके साथ ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनियन लिस्ट है उसकी जो एंट्री नंबर 92C है उसको भी डिलीट कर दिया गया। और स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो आर्टिकल 268A है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 88th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। और इसको क्या है कि जब ये 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 और साथ ही जो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 आता है, तो इसके थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, जो जीएसटी टैक्स का जो इंट्रोडक्शन किया जाता है, इसके थ्रू जो ये आर्टिकल 268A है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 269। स्टूडेंट, आर्टिकल 269 में हमने पढ़ा कि ऐसे टैक्स जिनका जो इम्पोजिशन है और जो कलेक्शन है वो यूनियन के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो उनका कंजम्पशन है, जो उनका असाइनेशन है, वो स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। और स्टूडेंट, जो आर्टिकल 269A है, इसमें हमने पढ़ा, जो आर्टिकल 269 है, इसमें हमने उन टैक्स के बारे में पढ़ा था जो कि किस पे लगते हैं, किसी भी गुड्स की जो सेल और परचेजिंग में, जो कि क्या हो, इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में इन्वॉल्व हो, और साथ ही ऐसी किसी भी गुड्स के कंसाइनमेंट में लगे हुए उन टैक्स पर जो कि क्या हो, इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में इन्वॉल्व हों। और ऐसे सभी टैक्स किस में आते हैं, अंडर आर्टिकल 269 में हम उसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 269A। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 269A है, इसमें हमने पढ़ा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 269A है, इसमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि क्या है, जीएसटी टैक्स है, उसका जो कंजम्पशन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो इम्पोजिशन है, वो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में किस तरीके से किया जाएगा, और उसके लिए जो जीएसटी काउंसिल है उसके रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, उसको फॉलो किया जाएगा। किसके रिकमेंडेशन पर, जीएसटी काउंसिल्स के रिकमेंडेशंस के थ्रू फॉलो किया जाएगा।
जो कि क्या है, जो आर्टिकल 269A है, इसमें किसकी बात की गई है, इसमें जो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में जो भी क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसका कलेक्शन, उसका इम्पोजिशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है। स्टूडेंट, इसके बाद हमने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 270। इसमें हमने पढ़ा टैक्स लेवीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 270 है उसमें ऐसे टैक्स को या ऐसी ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है कि जिनको क्या है कि जिनको कलेक्ट किया गया है और साथ ही जो उनका इम्पोजिशन है वो सेंटर के द्वारा किया गया है, और ऐसे टैक्स जिनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में किया गया है, ऐसे जो भी टैक्स हैं उनको हम अंडर आर्टिकल 270 में स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे जो भी टैक्स हैं जो कि अंडर आर्टिकल 268 में आते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 269 में आते हैं, और साथ ही जो अंडर आर्टिकल 269A में आते हैं, और या जो आर्टिकल 271 के थ्रू जो भी टैक्सेस हैं उनमें जो भी सरचार्ज ड्यूटी लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन सभी को छोड़कर, और साथ ही अगर कोई स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अगर कोई सेस लेवी किया गया है यूनियन लिस्ट में यूनियन के द्वारा, तो इन सभी जो कि अभी हमने बोले, जैसे कि आर्टिकल 268, आर्टिकल 269, आर्टिकल 269A और आर्टिकल 271, और साथ ही स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अगर कोई सेश लगाए गए हैं, तो इन सब को छोड़कर, इन सब टैक्सेस को छोड़कर क्या है, बाकी जो भी टैक्सेस हैं जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी टैक्स का जो कलेक्शन है, जो टैक्स का लेविएशन है, जो कि सेंटर के द्वारा जिनको क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, और उसको सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, तो ऐसे टैक्सेस को हम अंडर आर्टिकल 270 में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमने पढ़ा था वो था आर्टिकल 271। स्टूडेंट, आर्टिकल 271 में हमने पढ़ा कि सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन। स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्या है कि कुछ ऐसे सर्टेन जो टैक्स हैं जो कि किस में आते हैं, अंडर आर्टिकल 269 और अंडर आर्टिकल 270 के अंडर जो भी टैक्स या ड्यूटीज़ हैं उन पर अगर कोई भी सरचार्ज लगाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, किसी भी टाइम अगर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 269 या अंडर आर्टिकल 270 के अंदर जो भी टैक्सेस या ड्यूटीज़ हैं अगर उन पर कोई भी सरचार्ज लगाती है, तो उसके लिए क्या होगा, जो भी उसकी सरचार्ज की जो भी प्रोसीड्स होगी वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली किसको जाएगी, सेंटर को जाएगी। और साथ ही ये कहा गया कि स्टेट्स को इस सरचार्ज में से कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, और साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो जीएसटी टैक्स है, उस पर क्या है, सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है, जबकि जो अदर टैक्सेस हैं जैसे कि अंडर आर्टिकल 269 और अंडर आर्टिकल 270 के अंदर जितने भी टैक्स आते हैं या फिर जितनी भी ड्यूटीज़ आती हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी टाइम इन आर्टिकल्स के अंदर आने वाले टैक्स और ड्यूटीज़ पर क्या कर सकती है, सरचार्ज इम्पोज कर सकती है। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो जीएसटी टैक्स है, उसको सरचार्ज से क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी उस पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सरचार्ज नहीं लगाया जाता है। और ये कहा गया है कि जीएसटी पर क्या है, किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि जो भी आर्टिकल 269 है, आर्टिकल 270 है, उसके अंतर्गत जितने भी टैक्सेस आते हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ आती हैं, उन पर पार्लियामेंट जब भी चाहे उन पर क्या कर सकती है, सरचार्ज लगा सकती है, उन टैक्सेस पर सरचार्ज लगाया जा सकता है, और उनका जो शेयर है, उनसे जो प्रोसीड्स आएगी, उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल किसको होगा, सेंटर को होगा। वो स्टेट का इस पर कोई भी उस सरचार्ज पर स्टेट कोई भी अपना शेयर नहीं मांग सकती है, शेयर को कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अंडर आर्टिकल 271। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट फाइनेंशियल
स्टेट और सेंटर के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस है उनको बताते हुए वो है आर्टिकल 272 जिसको कि रिपील कर दिया गया था, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया था। स्टूडेंट, आर्टिकल 272 क्या है? आर्टिकल 272 में बताया गया था कि ऐसे टैक्सेस जिनको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है और उनका कलेक्शन भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और उसको सेंट्रल और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और ये किसकी किसकी इच्छा पर डिपेंड करता था? ये टोटली जो यूनियन है उसके डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता था। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, इस आर्टिकल को ही रिपील कर दिया गया, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। क्योंकि जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि हम जानते हैं कि जो 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 है उसमें जो 10th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस को इफ़ेक्टिव बनाया गया था और उसमें कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने द्वारा जितनी भी उसकी टोटल इनकम होती है, जो भी सर्टेन जो सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उनमें से उसको क्या करना चाहिए, 29% का जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, 29% किसको देना चाहिए, स्टेट्स को देना चाहिए। और इसको क्या कहा गया, अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन भी कहा गया। और साथ ही जो 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 1996 से इफ़ेक्टिव बना दिया गया। और साथ ही इसने क्या किया, ये जो अमेंडमेंट है, जो 80th अमेंडमेंट एक्ट है, इसने क्या किया, जो सेवरल सेंट्रल टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ हैं जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, इन सब पर क्या बताया, इन सब क्या किया, इन सब पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल लगाया कि क्या है, इनको क्या है, इनकी जो शेयरिंग है क्या की जा सकती है, अब स्टेट्स के साथ भी की जा सकती है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैंडेटरी बनाया गया कि अब शेयर के साथ अब जो भी ये इनकम हो रही थी टैक्सेस से, रेवेन्यूज से, जो भी टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस से, ड्यूटीज से जो भी सेंटर अपना क्या करता था, टोटल इनकम करता था, इसमें से 29% तो उसको क्या करना चाहिए, स्टेट्स को देना ही चाहिए। क्या है, और ये चीज़ कब से आया, 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। जबकि इससे पहले क्या था, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। ये टोटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता था कि वो चाहे तो क्या करे, वो चाहे तो स्टेट को उसमें से जो टैक्स की जो इनकम हो रही है उसमें से कुछ हिस्सा दे, नहीं तो क्या है, वो सारा हिस्सा अपने पास भी रख सकती थी। इसीलिए इसको हटा दिया गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 273, जिसमें कि कहा गया है ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो उसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के द्वारा यानी यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जा रहा था, जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसके लिए कुछ जो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए जो ग्रांट्स है वो 10 ईयर्स के लिए, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया उसके बाद लगभग 10 ईयर्स तक इस ग्रांट्स को दिया गया था। किस किस को दिया गया था, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट्स को जूट और जूट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसके लिए क्या किया था, एक ऐसा प्रोविज़न बनाया गया था। ठीक है, एक टेम्परेरी प्रोविज़न बनाया गया था जिसमें कि क्या कहा गया कि इन स्टेट्स को ग्रांट दी जाएगी, जिससे क्या कहा जाता है, एक टेम्परेरी ग्रांट भी कहा जाता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 273। ठीक है, अंडर आर्टिकल 273। और इसको क्या है 10 साल तक दिया भी गया था। 1960 तक क्या है, कमीशन ने इस चीज़ को असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को ये जो नेट प्रोसीड्स थी और प्रत्येक वर्ष क्या था, जूट प्रोडक्ट्स पर जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी होती थी उनके लिए ग्रांट से नेट दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था आर्टिकल 274, जिसमें बताया गया कि प्रेयर रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड to bill affecting taxation in which states are
इंटरेस्टेड। तो स्टूडेंट अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसमें ये हमने ये बोला कि अगर किसी भी स्टेट का अगर उसका इंटरेस्ट है यानी उसका शेयर जो उसको अगर कोई भी टैक्स में सेंटर की तरफ से या यूनियन की तरफ से अभी तक क्या है कि किसी भी टैक्स में उसको शेयर मिल रहा था, किसी भी टैक्स का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, लेकिन अब क्या है कोई ऐसा बिल बन रहा है कि जिससे उस पर्टिकुलर स्टेट का जो टैक्स का जो राइट है वो वायलेट होता है या फिर वो किसी भी तरीके से अफेक्ट होता है, तो ऐसे बिल को पास करने से पहले क्या करना होगा, ऐसे बिल को प्रेजेंट करने से पहले क्या करना होगा, उससे उसको प्रेसिडेंट की प्रेयर रिकमेंडेशन लेनी होगी। ज़रूरत होगी कि क्या हो, पहले उसमें क्या हो, राष्ट्रपति की जो प्रेयर रिकमेंडेशन है उनकी पहले जो अनुमति है उनसे वो ली जाए। अगर क्या है कोई भी ऐसा बिल है जो कि क्या करता है किसी भी स्टेट्स के जो टैक्सेशन का जो राइट है उसको किसी भी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट को क्या लेना चाहिए, प्रेसिडेंट से प्रेयर रिकमेंडेशन लेना होगा। ये अंडर आर्टिकल 274 में बताया गया है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड है वो है ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। स्टूडेंट जो आर्टिकल 275 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में भी बताया गया है। स्टूडेंट जो आर्टिकल 75 है उसमें ये कहा जाता है कि जो आर्टिकल 75 है उसके थ्रू पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट्स के लिए ग्रांट दे सकती है। और वो ग्रांट किस प्रकार की हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है। ग्रांट मतलब कोई भी पैसा होता है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी भी स्टेट को प्रोवाइड कराने के लिए दिया जा सकता है। और ऐसा क्या है, ये क्या कहलाती है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कहलाती है। जो आर्टिकल 275 है बेसिकली वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इसको कहा जाता है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स उसको बोला जाता है। तो और इसमें ये कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट के लिए उसके फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर उसको नीड है तो उसको क्या कर सकती है, स्टेट उस स्टेट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन ये क्या है, प्रत्येक स्टेट के लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। और साथ ही ये कहा गया कि क्या है, अलग अलग स्टेट के लिए क्या हो सकती है, ये जो ग्रांट का जो इसकी क्वांटिटी है वो क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, डिफरेंट सम हो सकता है। यानी किसी स्टेट के लिए क्या है, उसकी फाइनेंशियल नीड अगर कम है तो उसको कम मिल सकता है, वहीं दूसरे स्टेट की अगर ज़्यादा है तो उसको फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो ग्रांट के रूप में ज़्यादा प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये चीज़ क्या है, फिक्स नहीं है। और ये कहा गया कि ये क्या है, डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 275 में हम क्या करते हैं, जो क्या है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स को स्टडी करते हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट स्टेट्स के लिए उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जब उनको ज़रूरत हो तो उस टाइम पर उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करा सकती है। और यह जो अमाउंट है ग्रांट का, स्टैट्यूटरी ग्रांट का, वो क्या है, फिक्स नहीं है, डिफरेंट सम हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड के अकॉर्डिंग। और साथ ही स्टूडेंट ये कहा गया है कि जो ये स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है ये क्या है, इसमें तो कुछ ये जनरल प्रोविजंस हैं ही कि अगर किसी भी स्टेट को क्या है, अगर उसकी क्या है फाइनेंशियल उसको असिस्टेंस की नीड है तो उस टाइम पर उसको दिया जाएगा। और साथ ही इसमें क्या है, जनरल प्रोविजंस के साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्या है, स्पेसिफिक ग्रांट्स के जो प्रोविजंस हैं वो भी किए गए हैं। और जो स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जो ग्रांट्स हैं उसमें कहा गया है कि अगर जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है किसी भी स्टेट में, अगर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए भी स्पेसिफिक ग्रांट्स को दिया जा सकता है। और साथ ही जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल को इंक्रीज़ करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल को अच्छा बनाना है, रेज़ करना है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, ये स्पेसिफिक टाइप की स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 दी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि
आर्टिकल 275 में क्या है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं जो कि जनरल और स्पेसिफिक दोनों टाइप्स की हो सकती हैं। जनरल्स में तो सिंपल क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर किसी भी स्टेट्स को नीड है तो उस टाइम पर उसको दिया जाएगा, और इसका अमाउंट क्या है, फिक्स नहीं होता है। जैसा भी पार्लियामेंट चाहेगी, जिस हिसाब से उसकी, जिस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड को देखते हुए उसको उतना उतना ग्रांट, उतने सम का ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो सम होता है, ये जो ग्रांट दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी, वो दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको प्रत्येक वर्ष इसको दिया जाता है। और साथ ही अभी हमने पढ़ा कि ये तो हो गया जनरल प्रोविज़न की बात। वहीं जब इसमें हमने जो ये स्टैट्यूटरी ग्रांट है, इसमें इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न्स भी हैं, जो स्पेसिफिक ग्रांट्स भी हैं, और स्पेसिफिक प्रोविज़न है उसमें क्या कहा गया है कि अगर क्या करना है कि अगर किसी भी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए भी स्पेसिफिक ग्रांट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। और साथ ही जैसे कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि इसमें स्टेट ऑफ आसाम भी आता है, जहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल को क्या किया जाना है, रेस किया जाना है, उसको इंक्रीज़ किया जाना है, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, ये स्पेसिफिक ग्रांट्स यूज की जा सकती है। ठीक है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है। और जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है जो अंडर आर्टिकल 275 है, ये क्या है, जनरल और स्पेसिफिक दोनों टाइप की है, और इसको फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर ही स्टेट्स को दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 275 को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 276। तो ये जो है टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, बेसिकली जो ये टैक्स ऑन प्रोफेशंस है, ट्रेड्स है, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस टैक्स को इम्पोज किया जाता है, उसके द्वारा इसको लेवी किया जाता है। तो क्या है, टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 277, उसमें सेविंग्स के बारे में दिया गया है। सेविंग्स से रिलेटेड सेंटर और स्टेट की जो भी सेविंग्स हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको मेंशन किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 278, और इसको अब क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। अब इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है। और इसमें क्या था, एग्रीमेंट विद स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विद रिगार्ड टू सर्टेन फाइनेंशियल मैटर्स। तो स्टूडेंट क्या है, पार्ट बी जो स्टेट्स से, ठीक है, उनको ही डिलीट कर दिया गया था, जो कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल है। तो उससे क्या है, ये जो आर्टिकल 278 है ये भी क्या है, खुद ही रिपील हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट विद स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विद रिगार्ड टू सर्टेन फाइनेंशियल मैटर्स, इसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 279, जिसमें बताया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, जो भी सेंटर और स्टेट के द्वारा जो भी टैक्स का जो इम्पोजिशन होता है, जो टैक्स का कलेक्शन होता है, जो टैक्स का कंजम्पशन होता है, उसका क्या किस तरीके से उसकी प्रोसीडिंग्स है, क्या उसका नेट प्रोसीड्स है। ठीक है, उसका जो भी कैलकुलेशन है, मीन्स कि कितना इम्पोजिशन, कितना कंज्यूम हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, उस सब का जो भी कैलकुलेशन किया जाएगा जो टैक्स का, वो क्या है, नेट प्रोसीड्स है। और इसके जितने भी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स के जो भी प्रोविजंस हैं उसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 279 में। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 279A, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के प्रोविजंस को दिया गया है। स्टूडेंट जो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 है, उसके थ्रू ही जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जिसे कि हम जीएसटी काउंसिल भी कहते हैं, उसको क्या किया गया, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जो जीएसटी काउंसिल है, इसको अंडर आर्टिकल 279A प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर होते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एक जीएसटी काउंसिल को
एक अपने ऑर्डर के द्वारा बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जो जीएसटी काउंसिल है ये सेंटर और स्टेट की क्या है, एक जॉइंट फोरम है। और इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्या है टैक्सेस हैं, कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं, कौन कौन से सेसेस सरचार्जेस, ठीक है, जो कि सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं, लोकल बॉडीज़ के द्वारा लगाए जाते हैं, जिनको कि अब जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, उन सब के बारे में जो भी डिस्कशन होगा वो इस जीएसटी काउंसिल के अंदर होता है। और साथ ही ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको कि गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी कौन कौन सी गुड्स हैं, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको कि जीएसटी से क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, छूट प्रदान की गई है, उसको भी इसके द्वारा डिस्कस किया जाएगा। साथ ही जो जीएसटी के क्या है अलग अलग बैंड्स बनाए गए हैं, जैसे कि अब क्या है 10%, 15%, 20%, 25%, ये क्या है 30%, ये सब जो स्लैब्स हैं, जो सब बैंड्स हैं जीएसटी के, ये सब भी क्या है इसी जीएसटी काउंसिल के द्वारा बनाए जाते हैं। और क्या है कभी भी कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए क्या है, अगर कोई भी स्पेशल रेट फिक्स करना है नेचुरल कैलेमिटी या डिज़ास्टर के टाइम पर, तो वो भी क्या किया जा सकता है, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर किया जा सकता है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280, जो कि क्या है फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 280 है ये क्या है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और जो फाइनेंस कमीशन है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, एवरी 5th ईयर उसको क्या किया जाता है, या फिर उससे पहले भी प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है। और इसको क्या है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस पर ही इसको फाइनेंस कमीशन को अपना काम करना होता है। कि इसमें फाइनेंस कमीशन क्या करती है कि जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्सेस हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, नेट प्रोसीड्स किसका, जो भी टैक्सेस का जो नेट प्रोसीड्स है, नेट प्रोसीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, और सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी शेयर्स है, ठीक है, जो भी शेयर्स है उनका प्रोसीडिंग किस प्रकार से होता है, ये सब भी क्या है, ये सब फाइनेंस कमीशन के ही काम होंगे। और ये बताया गया इसके थ्रू कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि जिनके बेसिस पर सेंटर के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ग्रांट्स इन एड स्टेट को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जो कि क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर की हों। तो उसके लिए भी ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो इसके द्वारा फाइनेंस कमीशन के द्वारा प्रेसिडेंट के पास प्रेषित की जा सकती है, भेजी जा सकती है, किसके द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्या है आर्टिकल 280। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 281। इसमें बताया गया है रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अपनी जो भी रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, वो सब क्या है या फिर सेंटर और स्टेट को टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, टैक्स के इम्पोजिशन से रिलेटेड, वो सब क्या है रिकमेंडेशंस क्या है अंडर आर्टिकल 281 में मेंशन की गई हैं। स्टूडेंट, इसके बाद ही क्या है कुछ मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस भी हैं जो दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 282। अंडर आर्टिकल 282 में क्या है, एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और ए स्टेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यूज़। आर्टिकल 282 जो है वो क्या करता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के बारे में बताता है। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 282 है इसमें ये कहा जाता है कि जो सेंटर और स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक पर्पज के लिए किसी भी ग्रांट्स को बना सकते हैं, और चाहे वो क्या हो उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर भी हो, तब भी सेंटर और स्टेट के द्वारा किसी भी पब्लिक पर्पज को फुलफ़िल करने के लिए कोई ग्रांट अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पर दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 282, ठीक है। और इसीलिए कहा गया कि इसमें क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई भी क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं है, और वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, किसी को भी अपनी किसी भी स्टेट को कोई भी उसका प्लान जो टारगेट है उसको टारगेट फुलफ़िल करने के लिए, या फिर नेशनल लेवल पे अगर कोई नेशनल स्कीम या नेशनल प्लान है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर यूनियन गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिशन से चाहे तो उसको क्या कर सकती है, उसको दे सकती है, उसको वो ग्रांट प्रोवाइड करा सकती है अंडर आर्टिकल 242। और इसीलिए ऐसी ग्रांट्स को
क्या कहा जाता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कहा जाता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 282 बेसिकली हम डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स को स्टडी करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 283 कस्टडी ETC ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स, कंटिजेंसी फंड्स एंड मनीज क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट्स। तो स्टूडेंट आर्टिकल 283 में जो भी कस्टडी है किसकी, कंसोलिडेटेड फंड्स की, कंटिजेंसी फंड्स की, और जो भी पब्लिक अकाउंट्स को जो मनी क्रेडिट किया गया है उसके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं स्टूडेंट। इसके बाद आर्टिकल 284 है जिसमें कहा गया है कि कस्टडी ऑफ सूटर्स डिपॉजिट्स एंड अदर मनीज रिसीव्ड बाय पब्लिक सर्वेंट्स एंड कोर्ट्स। तो स्टूडेंट क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये क्या है इसमें दिए हुए हैं तो हम इनको रीड करते हुए चलते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 285 एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेस। इसमें ये कहा जाता है कि यूनियन क्या कर सकती है, यूनियन को क्या है, यूनियन की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पर क्या है स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती है। एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, ये क्या है, स्टेट क्या है, यूनियन की किसी भी प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकती है। और इसके लिए जो यूनियन की कोई भी प्रॉपर्टी है उसको क्या मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो ये हमने स्टडी किया अंडर आर्टिकल 285 में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 286 रेस्ट्रिक्शंस एज टू प्रोविजंस ऑफ टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि रेस्ट्रिक्शंस एज टू इम्पोज ऑफ टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ये बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 287 इसमें ये क्या कहा गया है आर्टिकल 286 में कि जो किसी भी गुड्स की जो सेल और परचेजिंग है उसमें जो टैक्स लगाया जाना है कि नहीं, उससे रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको बताया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी सेलिंग और परचेजिंग पर क्या है, ये जो टैक्स का जो इम्पोजिशन है उसका रिस्ट्रिक्शन किया गया है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सेल्स और परचेजिंग पर जो टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो क्या है, मना है। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 286। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 287 एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी पर क्या है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अंडर आर्टिकल 287। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 288 एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। ये कहा गया है कि स्टेट्स को क्या कहा गया, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट को क्या है एग्जेम्प्ट किया गया है, छोड़ा गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिन पर जो स्टेट के द्वारा जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर क्या है, कुछ सर्टेन केसेस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 289 एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। तो स्टूडेंट ये कहा गया है कि आर्टिकल 289 में जो यूनियन टैक्सेशन है उससे क्या है, उससे स्टेट की जो प्रॉपर्टी है या जो स्टेट की इनकम है उसको क्या है, कुछ छूट दी गई है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, यूनियन उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है। ऐसी कौन कौन सी स्टेट की जो इनकम है या स्टेट की जो प्रॉपर्टी है जिस पर क्या है यूनियन के द्वारा टैक्सेशन नहीं लगाया गया है, यूनियन के टैक्सेशन का उसमें क्या है एग्जम्पशन है, तो उसको हम स्टडी करेंगे अंडर आर्टिकल 289 स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 290 में बताया गया है एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस। जो भी एक्सपेंसेस और पेंशंस हैं उनका जो सर्टेन एक्सपेंसेस हैं, कुछ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे खर्चे हैं या जो कुछ पेंशंस हैं उनका जो एडजस्टमेंट किया जाना है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 290 में उनको दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 290A स्टूडेंट, जो आर्टिकल 290A है उसमें बताया गया है एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवासोम फंड्स। तो स्टूडेंट जो देवासोम फंड्स क्या होते हैं कि जैसे जो भी यहाँ पर बेसिकली जो मंदिर वगैरह होते हैं, जो टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पर जो भी भक्त के द्वारा यानी जो भी क्या है जो भी डिवोटीज़ हैं उनके द्वारा मंदिर में जो भी चढ़ावा, जो भी दान, जो भी चीज़ें जो
चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, बिलोंगिंग्स टू द गॉड कहा जाता है इसको, बिलोंगिंग्स टू द गॉड, यानी भगवान के लिए जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी फंड्स है उसका जो एनुअल पेमेंट है कुछ सर्टेन देवासम फंड्स का, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं उसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 290A में, कि उससे रिलेटेड फंड्स का क्या किया जाना है, किस प्रकार से उसका टैक्स का जो मैनेजमेंट है वो किया जाएगा, ठीक है, ये सब हम स्टडी करेंगे अंडर आर्टिकल 290A में। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 291, जो आर्टिकल 291 है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि प्राइवी पर्स सम्स ऑफ रूलर्स, स्टूडेंट पहले क्या होता था कि जो रूलर्स हुआ करते थे, जो कुछ राजा लोग हुआ करते थे उनको क्या दिया जाता था, कुछ प्राइवी पर्स दिया जाता था। ये कहा जाता था कि अब हमारा देश क्या है स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन तब भी क्या है हमारे इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी टाइम तक जो राजा लोग हुआ करते थे उनको क्या है प्राइवी पर्स के रूप में कुछ न कुछ पैसा दिया जाता था, क्योंकि अब क्या है कि राज सत्ता तो है नहीं, अब क्या है लोकतंत्र है, तो इस वजह से उस टाइम पे क्या कहा गया कि अब आपको क्या है कुछ सर्टेन अमाउंट में धनराशि दी जाएगी, राजा लोगों के लिए कहा गया, ठीक है, तो इसको कहा गया प्राइवी पर्स। लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, अब इसको डिलीट कर दिया गया है। अंडर आर्टिकल 291 प्राइवी पर्स सम ऑफ रूलर्स, जो कि क्या थे, पहले रूलर्स हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे, उनको क्या मिलता था, कुछ प्राइवी पर्स यानी सर्टेन अमाउंट में कुछ उनको पैसा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या है रोक दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, तो ये है आर्टिकल 291। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बोरोइंग। बोरोइंग से रिलेटेड जो दो आर्टिकल हैं वो है अंडर आर्टिकल 292 एंड अंडर आर्टिकल 293। स्टूडेंट जो अंडर आर्टिकल 292 है, जो आर्टिकल 292 है उसमें क्या है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार है, उसके द्वारा जो भी बोरोइंग की जाती है, उसके द्वारा जो भी उधार लिया जाता है, जो भी लोन लिया जाता है, वो क्या है आर्टिकल 292 में उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं उसको दिया गया है। स्टूडेंट उसके बाद जो क्या है आज के लेक्चर का जो लास्ट आर्टिकल है और जो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड भी जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 293। स्टूडेंट आर्टिकल 293 में जो भी स्टेट्स के द्वारा जो बोरोइंग की जाती है उसके प्रोविज़न्स को दिया गया है, बोरोइंग बाय द स्टेट्स। और आर्टिकल 292 में क्या किया गया है, अंडर आर्टिकल 292 में बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोविज़न्स को मेंशन किया गया है। और साथ ही जो आर्टिकल नंबर 293 है उसमें क्या है, बोरोइंग बाय द स्टेट्स, यानी जो स्टेट्स के द्वारा जो बोरोइंग की जाती है, जो भी लोन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी भी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसके लिए क्या स्टेट के लिए बोरोइंग के क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, किस तरीके से वो लोन ले सकता है, ये सब प्रोविज़न किसमें दे रखे हैं, अंडर आर्टिकल 293। तो स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में आज ये क्या है, इसका ये सेकंड पार्ट था और इसमें हमने क्या है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एक बार हमने क्या है इसमें सभी रिवीजन कर लिया स्टार्टिंग से ही, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा कि अंडर आर्टिकल 268, फिर हमने आर्टिकल 268A को देखा जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, 269, ठीक है, फिर उसके बाद 269A, फिर उसके बाद 270, उसके बाद फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 271 जिसमें कि हमने सरचार्ज की बात की थी, कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ और टैक्सेस पर, जो कि केवल जिन पर की जो राइट्स होता था, किसका राइट था, टोटली यूनियन के लिए एक्सक्लूसिव राइट था, स्टेट को इसका कोई भी शेयर नहीं मिलना था। उसके बाद जो 272 देखा, इसको तो रिपील कर दिया गया। जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आए थे उनको ध्यान रखिएगा, एक तो क्या था 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 और दूसरा क्या है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जिसके थ्रू की जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 273 ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, फिर आर्टिकल 274 हमने पढ़ा,
ठीक है। इसके बाद फिर हमने ये सभी आर्टिकल्स को मेंशन किया। 274 पढ़ा है, उसके बाद 275 पढ़ा, जिसमें कि हमने स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के बारे में पढ़ा कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स भी क्या होती हैं, जनरल और क्या है स्पेसिफिक, दो प्रकार की होती हैं, हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि एक तो किसी भी स्टेट की जो उसको क्या है नॉर्मल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड होगी तब दिया जाएगा, या फिर क्या है शेड्यूल टाइप का क्या है कहीं पर भी उसके वेलफेयर के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, और साथ ही जैसे असम जैसे जो स्टेट हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल रेज़ किया जाना है वहाँ पर के लिए जो स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं वो सभी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 में हमने पढ़े। इसी तरीके से फिर हमने जो इम्पॉर्टेंट है ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो स्टूडेंट 276 पढ़ा कि जिसमें कि टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, इसमें ये पढ़ा था कि इसमें ये कहा जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी तक क्या है ईयरली क्या है 2500 रुपीज़ ही किसी भी एम्प्लॉय से इस नाम पर प्रोफेशन टैक्स के नाम पर या ट्रेड्स एंड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स इस टैक्स के नाम पर ले सकती है, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकती है। फिर हमने पढ़ा सेविंग पढ़ा। उसके बाद हमने ये 278 रिपील हो गया है 279, जिसमें कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स को बताया गया है। उसके बाद हमने 279A पढ़ा जो कि जीएसटी टैक्स काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जिसको प्रेसिडेंट की ठीक है जिसको कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन है जिसको कि इसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर क्या है कि इसमें एक आर्टिकल 282 जो इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट के पास क्या है कुछ ऐसी पावर्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट्स को क्या है एम्पावर किया गया है अंडर आर्टिकल 282 कि वो क्या कर सकती हैं पब्लिक पर्पज़ के लिए कि किसी भी ग्रांट्स को क्या कर सकती हैं, वो उसको दे सकती हैं। और इसके लिए सेंटर क्या है किसी भी स्टेट के लिए कोई भी प्रोविज़न अपनी डिस्क्रिशनरी बेसिस पर दे सकता है। तो स्टूडेंट ये सब हमने आर्टिकल इसमें पढ़े थे जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, सभी हमने देख लिए एक बार, और लास्ट में हमने बोरोइंग को पढ़ा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स से हमने काफ़ी थोरोली इनको स्टडी कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।